नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MNT ग्रुप में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणित कक्षा 10वीं की, जिसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। तो सबसे पहले पहला सवाल लेते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर जो हल करने की विधि दी गई है प्रतिस्थापन विधि है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या क्या होता है यह सब हम सीखेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं, जो दिए गए समीकरण है x प्लस वाई बराबर है 14, और दूसरा जो समीकरण में दिया गया है x ऋण वाई बराबर 4। यह जो दिया गया समीकरण है बहुत ही आसान तरीके का समीकरण दिया गया है। ठीक है, इससे और कुछ कठिन कठिन भी आ सकते हैं। कठिन क्या होता है, अगर उसकी जगह सीधे शब्दों में न दे करके दूसरे तरीके से दे दिया तो वही चीज हम कठिन बोल देते हैं। लेकिन किंतु यदि हमें नियम आता है, जैसे कि प्रतिस्थापन में क्या हल करना है, क्या क्या नियम है, यदि वो आता है तो हम इसे चाहे वह कठिन भी आ जाए तो भी आसानी से सरलता पूर्वक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब है, शब्द से ही पता चलता है प्रतिस्थापन करना, यानी कि अगर हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, तो चाहे हम समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, यहाँ पर हमारे पास चाहे x या y किसी एक का मान निकालकर दूसरे में प्रतिस्थापित करना। जैसे हमने यदि समीकरण 1 से x बराबर कुछ निकाल लिया, जो कुछ भी आएगा वो आगे देखेंगे, तो समीकरण 2 में इस x का मान रखेंगे। यदि y बराबर निकाल लिया तो y का मान हमें समीकरण 2 में रखना होगा। यदि हम समीकरण 2 से x बराबर निकाल रहे हैं तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। यदि समीकरण 2 से y का मान निकाल रहे हैं तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो सबसे पहला काम आप लोग समझ गए हैं कि यहाँ से हमें x या y का मान निकालना है किसी भी एक समीकरण से, और दूसरे समीकरण में उसका मान प्रतिस्थापित कर देना है। वहां से स्थापना ले जाकर के हमने इस तरीके से रख दिया, जैसे हम मूर्तियों की स्थापना करते हैं, दुकान से लेकर के आए, घर में मंदिर में फिर भी सर वो स्थापित कर देते हैं। तो यही है प्रतिस्थापन करना। अब दूसरा सवाल आता है कि हम x का करें कि y का करें कि किसका करें, तो यह हमारी स्वेच्छा है या जो आसान हो। ठीक है, सवाल बता देता है कि हमें किसका करना ज्यादा आसान है तो हम उसका करते हैं, वरना हम किसी का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम अगर समीकरण 1 से लेते हैं तो सबसे पहले हमें समीकरण 1 से लिखना होगा। समीकरण 1 से 2 से जिसका भी मान निकालना है उसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें y में कुछ नहीं है तो y बराबर हम लिख देंगे। y बराबर जब लिखेंगे तो 14 ऋण x हो जाएगा, x घर चला जाएगा तो ऋण हो जाएगा। अगर हम यहीं पर x बराबर लिखते तो 14 ऋण y हो जाता, तो हम y का मान रखते और अभी रख रहे हैं, और दूसरी बार अगर x का मान भी रख सकते थे। तो चलिए अब यह जो मान है y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर अब हम देख लेते हैं कि अगर हम इसका मान प्रतिस्थापित करते हैं, यानी कि उसका मान रखना है, मान रखने पर प्रतिस्थापित करने पर क्या आ जाएगा, जहां पर ये y होगा उसकी जगह इसका मान रख देंगे, बाकी जो है वो वैसा ही रहेगा। तो सबसे पहले हम जो समीकरण है जिसमें रख रहे हैं उसको लिख लेते हैं, जिससे यहाँ पर देखने से हमसे गलती ना हो। तो हमने इसको पहले लिख लिया। अब इसमें हम
प्रतिस्थापित करेंगे तो x की जगह x, ऋण की जगह ऋण, y की जगह y का मान प्रतिस्थापित जो करना है तो 14 ऋण x, ये है y का मान। अब ये ऋण पूरे के लिए है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा दें, कोष्टक लगा दें। या तो हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि जब भी आपके पास ऐसी स्थिति आए तो या तो चिन्ह बदल करके लिखे ऋणात्मक से अगर गुणा हो रहा है तो, या तो फिर कोष्टक लगाएं, फिर अगली बार गुणा करें, बराबर 4 x ऋण 14 धन x बराबर 4। x और x क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो एक x यह है, एक x यह है, तो 2x हो गए। ध्यान रखना है जब जुड़ते घटते हैं तो उनके गुणांक जुड़ते घटते हैं, बराबर 4 धन 14। या इधर घट रहा था तो उधर जाकर के जुड़ गया, तो 2x बराबर हो गए 18, x बराबर हो गया 18 बटे, ये इधर गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग हो गया, 2 एकम 2 9, x बराबर आ गया हमारा 9। तो देखा कितनी आसानी से हमने x का मान निकाल लिया है। अब x का मान जो ये हम समीकरण 1 से y में निकाले थे, इसको मान लेंगे 3, तो इसमें प्रतिस्थापित कर दें, रखने पर जो भी कहें तो इनमें भी रख के निकाल सकते हैं, पर यहाँ से हमें आसानी से आ जाएगा इसलिए इसमें भी रख कर देंगे। तो x का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, या प्रतिस्थापित बोले या रखने पर बोले, एक ही बात है। करने पर जब यहाँ पर हम मान प्रतिस्थापित कर देंगे, यहाँ से इसका मान उठा करके यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर 14 ऋण x, y बराबर 14 ऋण 9। तो हमारा y क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y बराबर 5। तो हमारे x और y के मान आ गए बहुत ही सरलता से। अब हम यहाँ चाहते तो y की जगह क्या कर सकते थे, x भी निकाल सकते थे। x बराबर निकालते तो यहाँ से x का मान प्रतिस्थापित करते, x का मान प्रतिस्थापित करते तो इस तरीके से समीकरण 1 से न लेकर के समीकरण 2 से भी ले सकते थे। यहाँ पर हम चाहे तो समीकरण 1 से ले या 2 से ले, दोनों समीकरण बिल्कुल आसान दिए गए हैं। आसान कहने का मतलब क्या है, हमें एक कदम कम चलना पड़ रहा है, एक कदम का काम कम करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके क्या है, गुणांक एक है, किसी के भी गुणांक 2 3 4 नहीं है। बस वही चीज है, गुणांक रहेगा तो एक बार उधर जाकर के भाग हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इतना ही हमें एक्स्ट्रा काम है। तो चलिए देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो आप लोगों ने सीख लिया कि क्या क्या काम करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि किसी भी एक समीकरण से, चाहे 1 हो या 2 हो, उससे क्या करना है, x या y का मान निकाल लेना है, और फिर उसके मान को अगले समीकरण जिससे निकाला है उसमें नहीं प्रतिस्थापित करना है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना, दूसरे में, अगर दूसरे से निकाला है तो पहले में प्रतिस्थापित करेंगे, और पहले से निकाला है तो दूसरे में प्रतिस्थापित करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें और आगे फिर उसको हल कर लेंगे तो हमें मान x और y दोनों के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो देखते हैं हम अब दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है हमारा s ऋण t बराबर 3 है और s बटे 3 धन t बटे 2 बराबर 6 है, यह दिया गया है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो हम यहाँ से s या t का मान निकाल लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर रख देते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करना होगा। या तो हम
ऐसे समीकरणों को जब भी हमें क्या हो, बटे के रूप में हो, तो पहले इस तरीके से बना ले, फिर उसके बाद उन्हें हल करें। तो चूंकि हमको यह काम करना ही पड़ेगा आगे, तो हम अभी ही कर लेते हैं। तो यहाँ कर देते हैं इसे समीकरण 1। अब इस समीकरण 2 को पहले व्यवस्थित कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 और 2 हैं, अगर हम इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या आएगा, चूंकि यह अभाज्य संख्याएं हैं इसलिए इन दोनों का गुणनफल ही लघुत्तम होगा, तो 3 दूनी 6 हो गया। अब 3 से इसको भाग दिए तो 2 आया, 2 से इसको गुणा करेंगे तो 2s हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर आपका s क्या होता है, अगर ऐसा लगता है कि मेरा 5 है, तो हम इसको ये s भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि यह क्या है, s है। धन है तो धन, 2 तिहाई 6, 3 आया, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3t बराबर 6। अब यह 6 क्या होगा, इधर भाग है इसलिए इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 2s, मैं ये ना लिखूं, यही लिखूंगा लेकिन थोड़ा सा दूर लिखे इससे। अगर हम थोड़ा सा दूर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। धन 3t बराबर 6 गुणे 6 यानी कि 36। तो यह हो गया हमारा समीकरण 2। ये कहाँ से आया है, इससे गुणा हुआ है, तो 6 गुणे 6 36। अगर हमें नहीं आता है तो एक बार हम लिखेंगे 6 गुणे 6 और फिर इस तरीके से 36 लिखेंगे। तो अब हमारे पास समीकरण 1 और 2 हो गए। अब हम देखेंगे कि किससे हमें मान निकालना आसान है। तो यहाँ देख रहे हैं गुणांक है इनके, इसी से निकालना हमारे लिए आसान है इस बार, तो हम इससे करेंगे। हम आगे आपको कभी समीकरण 2 से भी निकाल के दिखाएंगे, कभी s का भी, कभी t का भी, जिसका आसान होगा वो ही निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि s बराबर करेंगे तो ये उधर जाकर के आसानी से हो सकता है, अगर t बराबर करेंगे तो फिर इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो एक कदम आगे होगा, इसलिए इधर को कुछ नहीं करना, इसलिए हम इस बार s का लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 से क्या हो जाता है, s बराबर 3 है, 3 ये t चला जाएगा उधर, तो 3 धन t आ गया। अब यह मान हम कहाँ करेंगे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो चलिए प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, पर क्योंकि यहाँ पर मान बहुत ज्यादा लिखना है, बड़ा समीकरण, इसलिए पूरा समीकरण लिख रहे हैं। यहाँ पर आसान सा था, इधर एक बार कर देना था, इसलिए मैंने इसे सीधे सीधे लिख दिया था। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, 2s धन 3t बराबर 36। 2 s है, 2 और s मतलब 2 गुणे s, तो यहाँ पर 2 गुणे 3 धन t। s का पूरा ये मान है, तो 2 का गुना पूरे के साथ होगा, इसलिए कोष्टक लगाना पड़ा, धन 3t बराबर 36। अब 2 का गुना होगा तो इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, 2 गुणे 3 6 आ गया, धन है तो धन, 2 गुणे t तो 2t, धन 3t बराबर 36। अब यहाँ t और t ये वाले हैं, दोनों एक समान पद हैं, तो ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो 2 और 3 5t। हमने बताया था कि जब भी इनमें क्या होगा, जोड़ या घटाना होगा, तो इनके गुणांक ही जुड़ेंगे या घटेंगे, बराबर 36 ऋण 6 5t बराबर 36 में 6 चले गए तो 30, t बराबर 30, यह इधर गुणा हो रहा है इसलिए इधर आकर के भाग हो जाएगा, 5 एकम 5 छक्के, t बराबर 6। अब यह मान हम कहाँ करेंगे, इस ये को हम मान लेते हैं समीकरण 3।
t का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे और आगे तो आपने देखा कि सबसे पहले हम क्या किए, समीकरण 2 को यहाँ पर जिस तरीके से आप हमें बटे में रहेगा तो उसे इस तरीके से साधारण तरीके से क्या करना है, लघुत्तम लेकर के हल कर लेना है। अब इसके बाद बाकी वही काम है, समीकरण 1 या 2 से यस या टी का मान निकाल लेंगे और हल कर देंगे। तो आइए देखते हैं। अब यह मान हम कहां कर दें, इसमें रख दें। तो t का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित बोले रखे रखना बोले एक ही बात है। प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 धन t, यहां बराबर होगा। तो s बराबर 3 धन t का जो मान है वह 6 है, तो s बराबर 3 धन 6 9 आ गए। तो ये हमारे क्या हो गए, s और t के मान हो गए। ठीक है, तो यहां से आपने देखा कि कितने सरल तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। हमें अपने नियमों को, प्रतिस्थापन विधि के नियमों को याद रखना है कि समीकरण 1 या 2 से हमें यस या टी को क्या करना है, किसी एक का मान निकालना है और फिर उसे समीकरण 3 मान लेना है और उसका मान फिर समीकरण दूसरे वाले समीकरण में रखना है जिससे निकाला है, उसको में नहीं, उसके दूसरे समीकरण में। और इस तरीके से मान आ जाएगा, टी का जैसे आया टी का रखेंगे तो यस का मान आएगा और फिर इस तरीके से तीसरे वाले समीकरण में रख देंगे तो दूसरा मान आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है यह। चलते हैं हम तीसरे सवाल की ओर। अगर आपका जरा सा ध्यान और थोड़ा सा प्रयास होगा तो आप जरूर सीखेंगे। पहला कोशिश हमारा यही रहना चाहिए कि हम किसी भी चीज को पूरे 100% ध्यान लगा करके पूरे प्रयास से सीखने की कोशिश करें। पहले से यदि हम मान लें कि मुझसे नहीं बनेगा, पहले कोशिश करें फिर तय करें कि यह होगा या नहीं होगा। चलते हैं तीसरे सवाल में। तो यहां दिया गया है 3x ऋण y बराबर 3। फिर है दूसरा समीकरण 9x ऋण 3y बराबर है 9। यहाँ समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 2 मान। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x का गुणांक जो है वो 3 है, यहाँ x का गुणांक 9 है, y का गुणांक 3 है, यहाँ y का गुणांक कुछ नहीं। इसलिए हमारे लिए सबसे आसान होगा जब हम y बराबर निकालें। ठीक है, समीकरण 1 से मान निकालें और y का निकालें। ठीक है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि इन सब में बहुत कठिन होगा, इन सब में भी आसान होगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ 3 गुना है तो एक कदम और आगे जाना होगा, एक लाइन और आगे हल करना होगा, भाग चला जाएगा। बस वही चीज इनमें भी होगा, 9 से भाग चला जाएगा, यहाँ पर ऋण 3 से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी ऋण 1 से यानी करना होगा तो इतना करना है, लेकिन सिर्फ एक कदम ही छोटा पड़ रहा है तो हम इसे आसान बोल देते हैं। बाकी कुछ नहीं है, एक लाइन और लिखना, बस इतना ही कठिन है, काम पूरा का पूरा वही। तो चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या लेते हैं, माइनस y। यहां जब हमने लिया तो ये कहां चला गया, इधर चला गया, तो 3 ऋण 3x। अब यहाँ पर ऋण y है तो हम इसको क्या करेंगे, y बना देंगे। जब हमने y बनाया तो कैसे बन गया भाई, ऐसे अपने आप बन गया क्या, नहीं, हमने यहाँ इससे क्या किया, ऋण से गुणा किया।
ठीक है, गुणा किया या भाग किया कुछ भी बोल सकते हैं, या तो चिन्ह बदल दिया बोल दीजिए, समझ लीजिए। तो जब इधर का चिन्ह बदला है तो इधर का भी चिन्ह बदलेगा। चिन्ह क्यों बदलता है? वही गुणा या भाग करने से, तो ऋण से गुणा। तो यहाँ पर चिन्ह बदल गया तो ऋण 3 हो गया, और यहाँ पर धन 3x हो गया। यह हो गया। अब जो ये y का मान आता है इसे हमें समीकरण 3 मान लेना है, तो हमने मान लिया। ठीक है, अब इस मान को चूंकि हमने यह समीकरण 1 से निकाला, इसलिए समीकरण 2 में ही प्रतिस्थापित करने। तो y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, या नहीं आ रहा है तो आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था कि क्या हम 1 से निकाल करके 1 में ही क्यों नहीं कर सकते, 2 में ही क्यों करना है, दूसरे में ही क्यों करना है? तो वही इसलिए करना है क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पुनः यही समीकरण मिल जाएगा, आगे हल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए दूसरे में ही रखना है। अगर यह आप y का मान रख दोगे यहाँ तो यह 3 हो जाएगा, यह 3x आ जाएगा, और इस तरीके से वापस हमें यही समीकरण मिल जाएगा। तो कुछ अलग नहीं निकल पाएगा, इसलिए दूसरे में रखेंगे तो कुछ दूसरा मान आएगा, फिर दूसरे से तीसरा। तो हल निकालने के लिए, एक निश्चित मान निकालने के लिए उसे दूसरे समीकरण में रखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम यहाँ पर मान रख देते हैं समीकरण 2 में, तो समीकरण पहले 2 लिख देते हैं। 9x ऋण 3y बराबर 9। अब y का मान रखना है, इसलिए y की जगह पर रखेंगे, बाकी सबको हम यथावत लिख देते हैं। 9x ऋण 3। अब यहाँ पर गुणांक है इसलिए गुणा। अब मान रख रहे हैं, अब कई पद है इसलिए हम कोष्टक लगा देंगे। ऋण 3 धन 3x बराबर 9। अब 9x गुणा होगा, तो ध्यान रखना है कि 3 का गुणा हो रहा है, साथ ही साथ ऋण का गुणा हो रहा है। जब ऋण का गुणा होता है तो चिन्ह बदल जाती है, तो 3 गुणे 3 9, चिन्ह बदल करके क्या हो गई? धन हो गई। 3 से गुणा तो 3 9 x, धन से चिन्ह क्या हो गया? ऋण हो गया, बराबर 9। तो हमें अगर गलती हम चाहते हैं कि ना हो तो हम एक बार अंक को लिखें और एक बार चिन्ह को। अलग अलग एक साथ करने पर जिनसे गलती हो जाती है तो उनके लिए यही उसका हल करने का नियम है कि आप दोनों को बारी बारी से करें, एक साथ ना ही करें, और दोनों को करें। अब यहाँ पर 9x रख दिया हमने, तो क्या देख पा रहे हैं कि 9x में 9x चले जाने पर क्या हो जा रहा है? यहाँ पर 9x में करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे या 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 9 बराबर 9 आ गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब हम मान रखें तो इसके कहां पर हो जाए, जब चरपद गायब हो जाए, रहे ही नहीं, तो क्या होगा? अतः समीकरण x के अनेक मान के लिए सत्य है। अतः समीकरण के अनेक हल होंगे। ठीक है, इसका कोई निश्चित मान नहीं निकलेगा कि अद्वितीय मान होगी, बस x बराबर ये होगा, y बराबर ये होगा, इसके अनेक हल होंगे। यह संपाती रेखा है, इसलिए अब हम चलते हैं चौथे सवाल की ओर, जो कि थोड़ा सा अलग तरीके से है। जब हम अलग अलग तरीके के सवाल हल करते हैं तभी हम
सीख पाते हैं। नियम तो हमने सीख लिया कि हाँ ये काम है, लेकिन उन कामों का जो प्रयोग है वो अलग अलग तरीकों से जब करने को मिले अलग अलग स्थिति में, तब तो हम समझदारी पूर्वक उसे कर पाएंगे। तभी तो पता चलेगा कि आपने सीखा है या नहीं सीखा है। तो आप जब सीखें तो करने का प्रयास करें, एक जैसे ही सवालों को करें, लेकिन अंकों को कभी यहाँ पर x की जगह y कर दें, y की जगह p कर दें, q कर दें, r कर दें, t कर दें, तो इससे आप के सवालों में क्या रहता है, कई सारे सवाल एक ही सवाल से बन जाते हैं। अब हम चलते हैं चौथे में। तो जो हमें दिया गया है वो है 0.2 x धन 0.3 y बराबर 1.3। फिर है 0.4 x धन 0.5 y बराबर 2.3। तो यहाँ पर जब चलेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि दशमलव में है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दशमलव को हटा देना होगा। दशमलव को हटाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर सभी में दिख रहा है कि दशमलव के बाद एक चिन्ह एक ही अंक है। तो जब दशमलव के बाद एक ही अंक है तो हम सबको दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, दशमलव की जगह पर एक लिखते हैं और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने शून्य लिख देते हैं। तो इसलिए क्या करना होगा, इसे समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण दोनों समीकरणों को 10 से गुणा कर देते हैं। जब 10 से गुणा कर देंगे तो इनके आगे एक जीरो बढ़ जाएगा, एक शून्य बढ़ जाएगा, एक शून्य बढ़ जाएगा, तो दशमलव यहाँ से एक अंक इधर की ओर खिसक जाएगा। अब जब हम यहाँ पर देख लेते हैं 0.2 गुणे 10 करेंगे, 10 दूनी क्या होता है, 20 होता है। अब एक अंक बाद दशमलव लगाना है तो यहाँ पर लग जाएगा। तो अब दशमलव के बाद सिर्फ जीरो है तो यह दशमलव लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। तो यानी कि कहने का मतलब है दशमलव यहाँ से हट चुका है। तो अब हम जो समीकरण नए बनेंगे वो बिना दशमलव के बनेंगे, तो दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x धन 3y बराबर 13, 4x धन 5y बराबर 23। ये हो गया समीकरण 3, ये हो गया समीकरण 4। अब बताइए क्या इसमें कोई मुश्किल है, नहीं है ना। बस सिर्फ और सिर्फ एक काम हमें एक्स्ट्रा करने को बोला गया था कि एक अधिक काम करना है, एक कदम हमें और चलना होगा, इसमें से केवल दशमलव हटाने का काम। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से 3 और 4 में से किसी से। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों के गुणांक है, ठीक है, तो दोनों पदों में तो हम किसी को भी करें, अब यहाँ पर सब एक समान है, ठीक है। तो समीकरण अब आपको मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ, बोलोगे कि इस तरीके से नहीं बताया, अभी आसान नहीं मिला है पर फिर भी हो सकता है आसान वाला मिल जाए। तो समीकरण 4 से चलेंगे तो क्या आएगा, देख लेते हैं। 4 से हम लेते हैं तो हमें 5 y बराबर क्या आ जाएगा, 23, ये उधर चला जाएगा तो 23 ऋण 4x। अब y बराबर निकालना है तो y बराबर हो जाएगा 23 ऋण 4x बटे 5। अब यह y का मान कहाँ ले जाएंगे, समीकरण ये 4 से निकाले हैं, इसलिए हमें 3 में ले जाना होगा। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 5। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण से मान यहां पर प्रतिस्थापित कर देते हैं तो क्या आएगा,
समीकरण लिख देते हैं 2x धन 3y बराबर 13, 2x धन 3y का मान लिख रहे हैं, यहाँ गुणांक है तो गुणा आ गया 23 ऋण 4x बटे 5 बराबर 13। अब इसे 5 से भाग भी देना है और 3 से गुणा भी करना है। अगर ये 3 इससे कट जाता या ये इसको काट देता तो ये आसानी से हो जाता, सरल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं। अब इसके बटे हम 1 मान करके चले तो आप लोग इसे थोड़ा सा अलग तरीके से देख लें, जिससे यह काम आसानी से हो जाए। जब हम 2/1 करेंगे और यह 3/5 करते हैं, तो जब हम इसका जोड़ते हैं तो क्या होता है, लघुत्तम 5 आएगा। अब यहाँ से 1 से भाग दिए तो 5, 5 दूनी 10, धन 5 1 का 5 1 आया तो 3, क्या आया 13/5। अब आप इसे देखें 2 है धन 3/5। तो जब आप भिन्न पढ़ते हैं या भिन्न पढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि ये क्या है, पूर्ण है और यह भिन्न है। तो जब आप इसे मिश्र की जैसे है, तो जब आप इसे इस तरीके से लिखा रहता है, तो जब आप इसे बदलते हैं तो क्या बदलते हैं, 5 गुणे 2 करते हैं 10 3 13/5। तो बिल्कुल वही चीज है। इसी तरीके से यहाँ से इसे गुणा कर देना है और जोड़ देना है। अगर ये जुड़ रहा है तो जोड़ना है और घटाना है तो घट जाएगा, या तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो हम यह काम अब क्या करेंगे, सीधे तौर पर कर देते हैं। आप भी ऐसा ही करें। तो यहाँ से क्या होगा, इसका गुणा इसमें होगा और फिर उसके बाद यह जुड़ जाएगा और जो हो रहा है इधर होगा और बटे में आ जाएगा। तो बटे में क्या आएगा, 5 आएगा, इसका गुणा दूसरे वाले से तो 5 दूनी 10x धन। अब इसको लिखेंगे पूरे को, तो इसको हम साथ ही साथ गुणा करके लिख देते हैं, या एक कदम आपके लिए हम छोड़ देते हैं, एक और कदम चलेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, यह हुआ। अब या तो यहाँ पर 1 पंचे 5 आया, 5 से गुणा किए तो 5 दूनी 10 आ गया लघुत्तम वाले नियम से। तो इस तरीके से फिर इससे भाग दिए तो 5 से कम 5 एक बार आया, 1 से गुणा करने पर वही आ गया। तो इस तरीके से अब इसे आगे हल करेंगे तो 10x 3 गुणे 23 तो क्या आएगा 69, 3 चौक 12 और धन ऋण का गुना ऋण 12 x। यह 5 इधर भाग हो रहा है तो उधर चला जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 13 गुणे 5। आप चाहे तो सीधे तौर पर 65 लिख सकते हैं। 10x में 12x, तो यह जुड़ेंगे या घटेंगे तो दोनों अलग अलग चिन्हों के विपरीत चिन्हों के, इसलिए घटेंगे। 12 में 10 गए तो 2, चिन्ह बड़े वाले का आएगा तो 12 का, तो ऋण 2x बराबर, इन दोनों को गुणा किया तो 65 आ गया। अब ये 69 है तो उधर चला जाएगा, इधर जुड़ रहा था तो इधर आके घट गया। ठीक है, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप 69 लिख सकते हैं, फिर अगले बार में भेजेंगे, यहाँ पर इसके साथ धन आ जाएगा। ऋण 2x बराबर ऋण 4। ऋण ऋण दोनों तरफ से कैंसिल कर देते हैं, हटा देते हैं। x बराबर 2 इधर गुना हो रहा था तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 4/2, 2 1 कम 2 दूनी, तो x का मान क्या आ गया हमारा 2 आ गया। अब इस x का मान हम इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो आप बार बार देख रहे होंगे कि समीकरण से x या y का मान निकालना है, एक नया समीकरण बनता है। इसका मान जिससे निकाला है उसके अलावा जो दूसरा समीकरण उसमें रखने पर रख देते हैं तो एक मान आ जाता है, उस मान को फिर इसमें रखते हैं, बस इतना ही करते हैं। ये वाला मान आप इसमें या तो किसी ऊपर के समीकरणों में भी रख सकते हैं, लेकिन इससे यहाँ पर आधा हल हो चुका है, इसलिए आप हमेशा इसी में करें तो आपके लिए सरल होगा। तो चलिए x का मान समीकरण
समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 क्या है? y बराबर 23 ऋण 4x बटे 5। यहाँ पर x का मान लिख देते हैं, जहां पर x है वहां पर मान रख देंगे, बाकी यथावत रहेगा। 4 गुणे x का मान है 2 तो 2 रख दिए बटे 5। यहाँ गुणा क्यों आया? क्योंकि ये इसका गुणांक है, यानी कि गुणा हो रहा है तो 4। अब y बराबर 23, 4 दूनी 8 बटे 5। y बराबर 23 में 8 गए तो क्या हो जाएगा? 15 बटे 5। 5 एक कम 5 तिहाई, तो हमारा y बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। तो x और y के मान निकल आए हैं। ठीक है, तो यहां से हमें हल मिल गए। x बराबर यह है और y बराबर 2 और y बराबर 3। अब हम इसका 5वां सवाल हल करेंगे। नियम को आपको याद रखना है कि क्या क्या काम करने हैं। सबसे पहले समीकरण दोनों में से किसी एक समीकरण से x या y का यानी किसी एक का मान निकाल लेना है। फिर उसके बाद जिससे निकाला है उसके अलावा जो दूसरा समीकरण उसमें रखने पर फिर हमें जो उत्तर मिलेगा उसको मान को जो नया समीकरण बना था उसमें रख देना है। बस यही काम करना है। अगर समीकरण सही तरीके से नहीं बना है तो पहले उसे समीकरण को बना लेना है। दशमलव में दिया है, बटे में दिया है, इस तरीके से मिश्र में दिया है तो उसको पूर्ण के रूप में कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं एक अलग तरीके का सवाल है, तो देखते हैं 5 नंबर। यहाँ पर है √2 x धन √3 y बराबर 0। फिर है √3 x धन, सॉरी यहाँ पर धन नहीं ऋण है, √8 y बराबर 0। तो यहाँ पर वर्गमूल में दिया गया है, रूट में दिया गया है। अब इसका अगर हम ये वर्गमूल हटाना चाहें, रूट हटाना चाहें तो क्या होगा? हट नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि यह अभाज्य संख्याएं हैं। अब जब इसका वर्गमूल नहीं है, नहीं निकाल सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं तो इसको हटाना तो पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ऐसा क्या कर दिया जाए कि यह हट जाए? तो अगर हम इसमें से क्या कर दें, ऐसा कुछ कर दें कि इसको गुणा कर दें और एक चीज गुणे से वर्ग हट जाएगा। क्योंकि क्या आता है, जब आप देखे हैं किस तरीके से 2 गुणे 2 हो जाता है तो 2 बार होकर के वर्गमूल हट जाता है, एक पद आ जाता है 2 में से। तो इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बराबर 2, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब एक को गुणा करेंगे तो इधर तो फिर गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसलिए इसको क्या करना होगा? भाग देकर के हटाना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करें? अगर हम √2 बटे √3 से गुणा कर दें, गुणा करेंगे तो इससे गुणा हो रहा है, इससे भाग हो रहा है। इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से करने पर हल होगा। पर सीधे तरीके से करते, अगर हम इसको कर देते हैं तो क्या आ जाता है? ये हट जाता है और यहाँ पर √3 ये हो जाता है। फिर इसमें हमें √3 बटे √8 से करना होगा गुणा। ठीक है, तो देखते हैं। अगर आप इस तरीके से गुणा कर लेते हैं तो यहां पर लिखना होगा समीकरण
तो यहाँ पर फिर भी हमारा बटे में रूट आता ही आता है, बटे में आ जाता है, जो आगे चल करके रूट हटेगा नहीं, इसलिए इस तरीके से करने का मतलब नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो हमने ये चेक कर लिया। अब इसके बाद दूसरा तरीका, जब रूट नहीं हट रहा है तो क्या करेंगे, सीधे जो तरीका करते थे वही तरीके से करेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 देखिए, समीकरण 1 से कई बार हमें ऐसा होता है कि लगता है ऐसा हो जाएगा, पर हम करते हैं तो नहीं हो पाता है, तो इसलिए हमें सभी तरीके के सवालों का पहले ही अभ्यास कर लेना चाहिए। ठीक है कि वही सवाल आया तो ठीक है, अगर उसमें से दूसरे तरीके से आ गया तो वही, तो हम परीक्षा में ज्यादा हमारा समय व्यतीत ना हो, हमने एक ही लाइन में जान गए कि अगर हम इससे गुणा करेंगे तो ये तो हट जाएगा, पर बटे में फिर आ गया रूट, तो वर्गमूल वाला, तो मूल हटा ही नहीं, तो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है, इधर का हट गया लेकिन ये रह गया, तो फिर से जब हम उससे जब लघुत्तम लेते तो यही आ जाता। समीकरण 1 से चलिए हम कर देते हैं, √3y बराबर करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो 0 ऋण √2x, तो 3y बराबर, यह 0 में कुछ भी घटे क्या आएगा वही आएगा, y बराबर ऋण √2 बटे √3x, इधर गुणा हो रहा तो उधर भाग चला गया। अब ये हमारा हो गया समीकरण 3। तो अगला काम क्या है, अगला काम है इस मान को हमने किससे निकाला था, 1 से निकाला था, इसलिए 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो चलिए प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो समीकरण 2 को लिख देते हैं एक बार, 3x √8y बराबर 0। अब ये तो लिखा रहेगा ऋण, अब यहाँ से हमें मान रखना है, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक है इसलिए हमें कोष्टक लगाना होगा, x बराबर 0। यहाँ देख रहे हैं 3x, ऋण और ऋण का गुणा होकर के धन हो गया, √2 और 8 का गुणा हो जाएगा, तो जब गुणा हो जाता है भाग हो जाता है, लेकिन इस तरीके से जब वर्गमूल में रहे गुण में रहे तो इनका क्या होता है, जोड़ घटाना नहीं होता, अगर वही मान अंदर नहीं रहता, 2 2 होता तो होता, लेकिन गुणा हो जाता है, तो 8 दूनी क्या आ जाता है 16 बटे 3x बराबर 16। अब इसका सीधे तौर पर इससे गुणा हो जाएगा, जब रूट और रूट यानी कि वर्गमूल का गुणा हो जाता है तो वर्गमूल हट जाता है, बचता है 3x धन, अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो क्या आता है 4x बटे 3 बराबर 0। यह जाएगा उधर गुणा होगा, 3 और 4 जुड़ गए तो 7x बराबर 0 गुणे 0 से गुणा करें किसी भी चीज को तो क्या होता है 0 ही आता है, x बराबर 0 बटे 7। 0 से किसी चीज को भाग दें तो ही क्या आता है 0 ही आता है, तो x का मान क्या आएगा 0 ही आएगा। अब x का मान जब यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखते हैं, x का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, चलिए
समीकरण 3 कर देते हैं। y बराबर ऋण वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3x। जब हम इसमें मान रख देंगे तो y बराबर बटे रूट 3 गुणे शून्य। शून्य से किसी को भी गुणा करें क्या आता है? शून्य ही आता है, इसलिए शून्य। तो हमारे पास x और y दोनों के मान क्या आ रहे हैं? शून्य ही आ रहे हैं। अब हम चलेंगे छठवें सवाल की ओर। तो यहाँ पर ध्यान रखना था कि अगर हमारा पहला काम क्या होना चाहिए, जैसे आपने देखा कि रूल में लिखा हुआ था, तो सबसे पहला काम होना हमारा यही है कि रूल को हटाने की ही कोशिश करनी है। जरूरी तो नहीं है कि यही सवाल आएगा, अगर ये आएगा तब तो ठीक है, इसमें आपने याद कर लिया, रूल से हटाने से कोई मतलब, लेकिन अगला नहीं। तो पहले हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि रूल हटाना है। अगर रूल हट जाता है तो ठीक है, नहीं हटता है तो ऐसे ही रखने के सीधे तौर पर रहने देते हैं, उसी तरीके से लगाएंगे। तो पहला प्रयास हमने किया, देखा, अब पता चला कि नहीं हट पाएगा तो उसको हटाने का फिर कोई मतलब नहीं है, तो उसे नहीं करेंगे। पर पहले हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि हम समीकरण को सरल रूप में लिख दें। तो देखते हैं छठा सवाल क्या लिखा हुआ है। तो यह सवाल है x बटे 2 ऋण 5 बराबर ऋण 2, और दूसरा है x बटे 3 धन y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। अब देखिए हमारा काम है कि यहाँ से क्या हो जाए, यह हट जाए, यहाँ से 2 हट जाए, यहाँ से 3 हट जाए, यहाँ से ये हो जाए, यहाँ भी 3 2 है, यहाँ भी 3 2 है, यहाँ भी। तो इस तरीके से सवाल के लिए क्या करना होगा, या तो इन दोनों का लघुत्तम ले लें और फिर जो आएगा वो उधर चला जाएगा, इस तरीके से हल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले लघुत्तम लेकर के, जब इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, 2 3x, यहाँ बटे मैंने 6 कर दिया, 2 3 त्रिकाई 9x ऋण, फिर 3 दूनी तो 10y बराबर ऋण 2। फिर यह आगे हल होगा तो यह होगा गुना, 9x ऋण 10y बराबर ऋण 6 दूनी 12, यह उधर चला गया, गुना हो गया। तो यह हमारा आ गया समीकरण 3। यही काम को हमें जो पता है, हमने क्या किया है, यहाँ पर 6 से क्या कर रहे हैं, अगर हम गुना कर दें तो यहाँ पर गुना करने पर ये क्या हो जाएगा, 6 से तो 2 तिहाई कट जाएगा। अगर देख लें, आप समझने का प्रयास करें थोड़ा सा, तो यह कट जाएगा, 3 दूनी, ये जब इसको काटेगा पूरा पूरा तो ये 2 बचेगा, 2 पंचे 10, 3 दूनी। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 6 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये 6 से गुणा करने पर ये नीचे के मान हट जाएंगे। अब चूंकि ये हट रहे हैं इसलिए हमें हटाना होगा। तो यह 6 से क्यों हमें करना है, वो कैसे पता चलता है, इसके लघुत्तम से पता चलता है। तो आपने अगर पहली बार जब आप करोगे तो क्या करोगे, इसी तरीके से करना पड़ेगा, हमें थोड़ी पता चलेगा किससे गुणा कर दें, सीधे सोचने पर कि यहाँ कर दे तो आ जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है। अब जब हमें पता चल गया है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके हमारे लिए उपलब्ध हैं। तो यहाँ देखें तो हम गुणे 6 कर देंगे, दोनों का लघुत्तम भी 6 ही है, इसलिए दोनों
भी 6 से भाग चले जाएंगे, इसलिए यहाँ पर कर देंगे। अब 6 से गुना करेंगे तो 6 तरीक क्या हो जाएगा 18, 18/2 यानी कि 9 आया है। पर फिर भी आपको एक लाइन लिखना ही होगा, जिससे आप अगर उन विद्यार्थियों में हो जो आपको समझ में नहीं आता तो 18x/2 ऋण 5 6 पंचे 30 y/3 बराबर ऋण 12। और इसे आगे हल करेंगे तो कुल मिला के लघुत्तम जितना ही हो रहा है। ये लाइन किस लिए पढ़ रही है, उन विद्यार्थियों के कारण जिन्हें समझ में एक बार में डायरेक्ट सीधे तौर पर नहीं आता कि हम 6 से गुणा करेंगे फिर काटेंगे पीटेंगे तो क्यों आएगा। अगली लाइन लिखेंगे तो 2, अब इसे कट करेंगे तो 6x/3 धन 6y/2 बराबर 13 गुणित 6/6 में कर देता हूं। अब यह 6 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। तो 2 9 तो 9x ऋण 10y बराबर ऋण 12। और यहाँ से 3 दूनी तो 2x धन 2 तिहाई 3y बराबर क्या आया 13। ये हो गया समीकरण 3 और ये हो गया समीकरण 4। तो उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें गुणा करने पर डायरेक्ट यहाँ पर कैसे कट करके ये लाइन आएगी समझ में नहीं आता तो उनके लिए एलसीएम लेकर के ही चलेंगे तो भी उतना ही पड़ेगा। आप एलसीएम से ही समझ सकते हैं, अलग से एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं कि इस सवाल में 6 से गुणा करना है, क्योंकि गुणा करने पर किससे होगा यह पता नहीं चलेगा। तो या तो आपको गुणा करना है तो याद रखना होगा कि इनका लघुत्तम क्या आ रहा है उसी से गुणा करना होगा, तो इस तरीके से याद रखेंगे। अन्यथा लघुत्तम लें और हल करें इस तरीके से निकालें। अब चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो हमें चलिए हम चलते हैं इस बार फिर से समीकरण 4 से ले लेते हैं, क्योंकि किसी बार 3 से किसी बार 4 से मैंने सबने बोला था, तो इस बार फिर से एक बार ले लेते हैं। समीकरण 4 से 2x, अब इस बार मैं x बराबर कर देता हूँ, बार बार बोलोगे कि आप y का ही करते हैं, तो बराबर 13 ऋण ये उधर चला जाएगा 3y, काम वही है कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर अब x बराबर करेंगे तो 13 ऋण 3y/2। अब x का मान आ गया, अब x का मान समीकरण अब इससे निकाला था तो इसमें प्रतिस्थापित करेंगे। x का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो चलिए प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब नीचे ज्यादा जगह नहीं है इसलिए हम पर करेंगे। तो समीकरण 3 को लिख लेते हैं, जो है हमारा 9x ऋण 10y बराबर ऋण 12। यहाँ पर x का मान लिख देते हैं तो 9 गुणे 13 ऋण 3y/12 ऋण 10y बराबर ऋण 12। यहाँ से 9 से तो ये 3 एक कम 3 चौके बटे 4 बचा, तो 13 ऋण 3y/4। अब हम अगर यहाँ पर पहले गुणा कर देते फिर भाग देते तो क्या होगा, हमने सीखा है कि पहले हमें क्या करना चाहिए भाग देना चाहिए फिर गुणा करना चाहिए, इसलिए पहले भाग दे दिया फिर गुणा कर रहे हैं। 13 ऋण 10y बराबर ऋण 12। अब क्या होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा, बाकी ये लिखा रहेगा 13 ऋण 3y ऋण 10y/4 बराबर ऋण 12। इसका सीधे इससे गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर 4 की जगह 40 आ जाएगा। अब आगे हल करेंगे तो क्या होगा, 13
ये ऋण 40 और 3 ऋण 43 बराबर ऋण 12, इधर भाग है तो गुना हो जाएगा, यहाँ पर y भी रहेगा, ऋण 43 y बराबर y 45 ऋण 48, ये है 13, उधर से चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब घट जाएगा, इधर जुड़ रहा है तो ऋण 13 ऋण 43 y बराबर 48 3 51 10 61, और दोनों ऋणात्मक ऋणात्मक ऋण ऋण हट गए तो y बराबर 61 बटे 43, इकसठ बटे 43। अब इस 61 बटे 43 का मान हम कहाँ रखेंगे, इस समीकरण में रख देते हैं। y का मान समीकरण यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है कि x का जो मान आया था वह बटे 12 ना करके 2 आया था, तो यहाँ पर 2 आएगा, तो यहाँ से एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर वहाँ x का मान 12 लिखा होगा तो उसे आप 2 समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए बटे 2 है, तो अब क्या ये 9 इससे कटेगा, 9 बटे 2। अब यह 9 यहां से नहीं कट रहा है तो क्या होगा, इसका गुना हो जाएगा 117, तो 117 फिर 9 त्रिक 27 ऋण 27 y बटे 2 ऋण 10 y बराबर ऋण क्या हो जाएगा 12। अब ये लघुत्तम होगा, किससे होगा गुणा, तो 117 ऋण 27 y ऋण 10 दूनी 20 y बटे 2, 12 न होकर के 2 हो जाएगा, बराबर ऋण 12 गुणे 2। अभी 2 नहीं होगा, अगले लाइन में होगा। अब ये उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 117, ये दोनों जुड़ करके क्या हो जाएंगे, ऋण 47 y बराबर ऋण 12 गुणे 2, ऋण 47 y बराबर 12 गुणे 24, तो ऋण 24, यह उधर जाकर फिर घट जाएगा तो 117 ऋण 47 y बराबर, इन दोनों को ऋणात्मक है तो जुड़ जाएंगे, तो 7 4 11, 1 1 2 3 1 4 और 1, यहाँ पर आएगा ऋणात्मक y बराबर, यह ऋण ऋण काट देते हैं तो 141 बटे 47। अब देखेंगे तो यह 47 से 3 बार में कट जाता है, 47 से कम 47 है, y बराबर 3, y का मान समीकरण 5 में रखने पर क्या है हमारा समीकरण, तो यह है x बराबर 13 ऋण 3y बटे 2, तो x बराबर 13 ऋण 3 गुणे 3
बटे 2। x बराबर 13 ऋण 3 9 9 बटे 2। x बराबर 13 में 2 चले गए 4 बटे 2 2 एकम 2 x बराबर 2 आया और y बराबर 3 आया। यहाँ आपने देखा कि अगर हम क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं उसको 12 पढ़ लेते हैं या किसी कारणवश कुछ गलती से लिख देते हैं कि बोलते तो कुछ है और लिख कुछ जाते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि 20 और लिखते हैं 20, तो ऐसा भी गलती हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे नंबर कट हो जाते हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि जो हम बोल रहे हैं लिखें वही, अन्यथा गलती की पूरी संभावना होगी, जैसा कि अभी आपने देखा था। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपने प्रतिस्थापन विधि का नियम सीख लिया होगा, जो कि बहुत ही आसान सा था। अब हम चलेंगे दूसरे सवाल की ओर। तो दूसरे सवाल में हमें दिया गया है 2 समीकरण दिए गए हैं, तो बोल रहा है कि उन्हें हल करिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी कि कुल मिला के हमें जो 2 समीकरण दिए गए हैं उनसे x और y का मान निकालना है, फिर उसके बाद y बराबर mx प्लस 3 में इसमें वह मान को प्रतिस्थापित कर देंगे। जब हम रख देंगे तो क्या आएगा, हमें m का मान मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, हल करते हैं। अब हमें ध्यान रखना है कि यदि यह प्रश्न परीक्षा में आता है तो क्या करना है। परीक्षा में जब आएगा तो आगे के प्रश्नावली में हम पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि। तो इस सवाल में, इस प्रश्न में यह नहीं लिखा है कि इसे किस विधि से हल करना है। तो x और y के मान निकालने के लिए यदि विधि का नाम न दिया है तो हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं, जिस भी विधि से हम हल करना चाहें हल कर सकते हैं। चूंकि हम यहाँ पर उसी प्रश्नावली को पढ़ रहे हैं जिसमें यह दिया गया है, इसलिए उसी से पढ़ेंगे, परंतु इसे हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी और इसी से हल कर सकते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम अपनी स्वेच्छा से यदि विधि का नाम नहीं दिया है तो किसी विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए समीकरण ले लेते हैं। दूसरा है 2x धन 3y बराबर 11। ये हो गया हमारा समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 से 2 से किसी से भी, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 3y बराबर 11 ऋण 2x। ये उधर चला गया तो ऋण हो गया। अब यहाँ से y भी कर देंगे तो 3 को भी कर देंगे, तो 11 ऋण 2x बटे 3। यह हो गया समीकरण 3 पिछले सवालों की भांति। अब y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर चलिए तो समीकरण 2 को पहले हम लिख देते हैं। 2x 4y बराबर ऋण 24। 2x है तो 2x को लिख देंगे, वो ऋण है ऋण 4 है 4 फिर गुण है, y का मान है 11 ऋण 2x बटे 3। इसे कोष्टक में लिख देते हैं बराबर 24। 4 और 3 एक दूसरे को नहीं काटेंगे, इसलिए हमें इसे गुणा करना होगा इसे बात। तो 2x ऋण 4 से गुणा करेंगे तो ऋण 44 ऋण 4 दूनी 8x बटे 3। अब बराबर ऋण 24। इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी 6x, ऋण का गुणा होगा तो इधर होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ऋण 44 और धन 8x। फिर
पूरे के बटे 3 भी आ जाएगा। मिश्र भिन्न की तरह हमने कर दिया, गुणा करके इसे जोड़ देना है, घट रहा है तो घटा देना है, बराबर ऋण 24। ये इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 6x और 8x जुड़ करके हो जाएंगे 14x, ऋण 44 बराबर ऋण 24 गुणे 3। इसे आप गुणा करके भी डायरेक्ट लिख सकते थे, 14x बराबर 24 तिहाई 72। ये उधर जाएगा तो ऋण है तो धन हो जाएगा, यानी घट रहा है तो जुड़ जाएगा, 14x बराबर। अब ये दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं, विपरीत चिन्ह के हैं तो घटेंगे, तो 2 में 4 तो घटेगा नहीं, 12 में 4 गए तो 8 हो जाएगा, और ये दिया था इसलिए 6 हो जाएगा, 6 में 4 गए 2। बड़े का चिन्ह ऋणात्मक है इसलिए ऋणात्मक आएगा। अब x बराबर ऋण 28 बटे 14, 14 कम 14 2, तो x बराबर क्या आ गया हमारा 2 आ गया। अब x बराबर 2 आ गया है तो x का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर चलिए x का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर x का मान भाई प्रतिस्थापित कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y बराबर 11 ऋण 3x, देखिए फिर से वही गलती हो रही है, इसी तरीके से 2x बटे 3। तो जब भी हम लिखे तो ध्यान से लिखे। अब इसका मान लिख दिए हैं इसलिए इसको भी मिटा देते हैं। अब y बराबर 11 ऋण 2 गुणे x का मान 2 आया है तो 2 बटे 3, y बराबर 11 ऋण 4 बटे 3, y बराबर 11 में 4 चलेंगे तो क्या आ रहा है 7। यहां भी कुछ देखिए, यहां पर भी कुछ गड़बड़ हो गया, यहां पर ऋण 2 था हमने 2 रख दिया, तो इस तरीके से हम कई बार गलती करते हैं। तो जब भी हम लिखें मान जब तो सही लिखें, यह ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऋण 2 हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा तो यहाँ धन 4 हो जाएगा, क्योंकि ऋण ऋण का गुणनफल धन होगा, और 11 में 4 हो जाएंगे तो 15। ठीक है, तो यह तो पता चल गया। जब हम उसी सवाल को हल करते हैं बार बार तो हमें याद हो जाते हैं मान, इसलिए पता चल जाता है कि भाई ये गड़बड़ हो गया है। पर ऐसा ना हो परीक्षा में, तो गलती ना करें। तो आपने क्या ध्यान रखना है, जब भी x और y के मान रखेंगे तो उन्हें क्या करेंगे, चिन्ह सहित लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए हमने इधर लिख दिया, तो अगर सही क्रम में लिखते तो आगे इसके नीचे लिखते तो ये गलती ना होती। तो आप भी ऐसा ना करें, अगले पेज में जाएं पर विस्तार से देख करके सही सही करें। तो यहाँ से x और y के मान अब हमें मिल गए हैं। जब x और y के मान मिल गए हैं तो मैं यहाँ x बराबर अब लिख देता हूँ ऋण 2, आगे गलती ना हो जिससे। अब हमें क्या काम करना है ये देखिए। अब जो हमारा आगे का काम है वो है जो दिया गया समीकरण है उसमें मान रखना है। x और y का मान समीकरण y बराबर क्या दिया गया है mx प्लस 3, mx प्लस 3 में प्रतिस्थापित करने पर, यहाँ प्रतिस्थापित शब्द हम
बार बार उपयोग कर रहे हैं इसलिए प्रतिस्थापित कर दें, प्रतिस्थापित करने पर। तो चलिए y यानी कि 5 बराबर m है तो m, x है तो x का मान यानी कि गुणे -2 धन 3, 5 बराबर -2m धन 3, ये इधर आएगा तो 5 -3 बराबर -2m, 5 में 3 हो जाएगा तो बचेगा 2 बराबर -2m, ये इधर भाग आएगा तो 2/2 बराबर m, ये हो गए तो m बराबर -1। तो m का मान हमें क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। बहुत ही आसान सा सवाल था। अब इसके आगे के सवाल, जो तीसरे सवाल को हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप इसी तरह वीडियो को देखते रहें और सीखते रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।